नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, उसके बारे में। और बहुत गहराई से इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल सुपरफिशियल सतही तौर पर इसकी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम है उसमें केवल आधारभूत चीज़ें ही पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत यूपीएससी में पड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे केवल संक्षेप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं। माफ़ी चाहूँगा, इसको मुझे इरेज़ करना पड़ेगा, इसको इरेज़ कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में 6 लोग होते हैं। ठीक है, तो 3 तो होते हैं आरबीआई से। जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। दूसरा, इसमें आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर होता है। और तीसरा, इसमें आरबीआई का एक और अधिकारी होता है। और ये जो चौथा, पांचवा और छठा मेंबर है वो भारत सरकार के द्वारा चुनी जाती हैं। तो ये 6 लोग होते हैं मौद्रिक नीति में, मौद्रिक नीति की जो पॉलिसी कमेटी है उसमें। तो ये जो है साल में कम से कम 4 बार, यानी प्रत्येक तिमाही में 3 महीने में एक बार कम से कम मिलती है, यानी वर्ष में 4 बार मिलती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, उसका निर्धारण करती है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स हैं, उसको हम ब्रीफ में, संक्षेप में पढ़ेंगे। तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो इसमें 2 प्रकार के टूल्स होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। एक तो हो गया क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स, इसको जनरल टूल्स भी कहा जाता है, जनरल या इनडायरेक्ट। ठीक, उस और कौन कौन सा हो जाएगा, क्वालिटेटिव, जनरल की जगह में सेलेक्टिव या डायरेक्ट टूल्स। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देख लेते हैं टूल्स कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं क्वांटिटेटिव, जनरल या इनडायरेक्ट टूल। तो इसमें हो गया रिजर्व रेशियो आते हैं। रिजर्व रेशियो, 2 प्रकार के रिजर्व रेशियो होते हैं। एक तो हो गया कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, R का रेशियो, और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड लायबिलिटी और ये टाइम लायबिलिटी, ये क्या होता है।
बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से चीज़ें डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी में आती है उसको देख लेते हैं। डिमांड लायबिलिटी में हो गया, एक तो हो गया डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट आ जाती है डिमांड लायबिलिटी में। फिर करेंट अकाउंट आ जाता है इसमें, सेविंग अकाउंट आ जाता है इसमें। टाइम लायबिलिटी यानी जो बहुत लंबे समय के लिए लायबिलिटी है यानी देयता, वो देख लेते हैं। तो टाइम लायबिलिटी में आती है फिक्स्ड डिपॉजिट आती है, रिकरिंग डिपॉजिट आती है, जो लंबे समय के लिए चीज़ें होती है वो आती हैं टाइम लायबिलिटी में। तो फोर्टनाइट बेसिस पे यानी 2 सप्ताह में, पखवाड़े बेसिस पे, लगभग 15 दिनों के अंतराल में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। उदाहरण के लिए बैंक है एक, तो बैंक के जो ग्राहक है उन लोगों ने टोटल 120 करोड़ रुपए जमा किए इसमें, ठीक है। लेकिन उस पखवाड़े के अंदर इन्होंने 20 करोड़ रुपए वापस निकाल लिए करेंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, डिमांड ड्राफ्ट से। तो टोटल नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या हो गई, 120 करोड़ माइनस 20 करोड़ यानी 100 करोड़ रुपए जो है वो हो गई नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये जो 100 करोड़ रुपए है उसी पे ये कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लगेगा। तो कैश रिजर्व रेशियो का अर्थ क्या हो गया, उदाहरण के लिए मानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ने सेट की है 4% कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, 4% कैश रिजर्व रेशियो। नाम से स्पष्ट है, कैश यानी पैसा, रिजर्व करना है यानी आरक्षित करना है, और रेशियो यानी उस अनुपात में, यानी 100 करोड़ का जो 4% है नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी, जो 100 करोड़ है उसका 4% यानी 4 करोड़ रुपए। तो 4 करोड़ रुपए कैश रिजर्व रेशियो रखनी है, यानी 4 करोड़ को रिजर्व के रूप में जो बैंक है वो अलग से रख देगी, उसको लोन के रूप में नहीं दे सकती। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मान लेते हैं ये है 22%, ठीक है। तो 100 करोड़ का 22% हो गया कितना, 22 करोड़ रुपए। तो जो 22 करोड़ रुपए है उसको जो बैंक है वो इन रुपए में रख सकती है, या तो कैश के रूप में ही 22 करोड़ रख सकती है, या गोल्ड के रूप में रख सकती है, या जो आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई जिन सिक्योरिटीज को अप्रूव करती है उस फॉर्म में जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको रख सकती है बैंक। ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी, टंग ट्विस्टिंग है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको मिटा देते हैं। अब अगला करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती है या बेचती है। तो जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति या महंगाई, और जो डिफ्लेशन है उसमें इसका कैसे इस्तेमाल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बात है तीसरा, पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट तो कौन कौन से पॉलिसी टूल्स हो गए देखते हैं। एक तो हो गया, देख लेते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंतर्गत देख लेते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है। जो बैंक होते हैं भारत में, जितने भी बैंक हैं, वो अगर आरबीआई से, यानी आरबीआई से कम समय के लिए पैसे लेती है, कम समय के लिए पैसे उधार लेती है, तो उसको कहते हैं, वो जिस रेट में लेती है, जो ब्याज होता है इंटरेस्ट, उसको कहते हैं रेपो रेट। मान लेते हैं कि रेपो रेट है 6% रेपो रेट है, मान लेते हैं। तो जो बैंक है वो आरबीआई से जब पैसे लेगी तो उसको 6% जो है बैंक अदा करेगी, किसको, आरबीआई को 6% ब्याज देगी। रिवर्स रेपो रेट यानी
नाम से स्पष्ट है, रिवर्स हो जाएगा। अब क्या करेगी कि जो आरबीआई है वो पैसे लेगी किससे, बैंकों से, यानी जो बैंक है वो पैसे जमा करेंगे आरबीआई में। अब आरबीआई जो है इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी किनको, जिन बैंकों से वो जुड़ा हुआ है उनसे वो उनको वो ब्याज देगी, आरबीआई ब्याज देगी। तो रेपो रेट से जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि आरबीआई पैसे ले रही है तो इंटरेस्ट रेट कम ही रखेगी रेपो रेट से। ये हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक और होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये जो है केवल शेड्यूल्स बैंक के लिए है। स्केड्यूल्ड बैंक जो है उनके लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक यही जो नियम लागू होता है रेपो रेट के लिए जो लागू होता है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए होती है। तो ये जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए लागू होते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अंतर्गत जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो लोन लेती है आरबीआई से। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ये जो रेपो रेट वाला लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो। इसका मिनिमम जो है, ये तो दोनों कम समय के लिए ब्याज लोन लेती है आरबीआई से। इसका 1 करोड़ था, अभी करंट में चेक कर लीजिएगा कितना है। मिनिमम 100 करोड़ लोन लेना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बैंकों की बात है मिनिमम 5 करोड़ लोन लेना ही पड़ेगा। मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसके अंतर्गत केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आते हैं, जबकि रेपो रेट के अंतर्गत जो आरबीआई के जितने भी क्लाइंट्स हैं, हो गया जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जितने भी बैंक है भारत में वो हो गया, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो सब इसके अंतर्गत आती है। तो ये हमने समझ लिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक, अब बात करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट, तो जब बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से कम समय के लिए लोन लेती है तो जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, वो रेपो रेट कहलाती है। लेकिन जब बहुत अधिक समय के लिए जो बैंक होती हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से लोन लेती है तो उस लोन के बदले जो ब्याज इंटरेस्ट पे करती है उसको कहा जाता है बैंक रेट। ठीक है, ये कम समय के लिए रेपो रेट और अधिक समय के लिए ये बैंक रेट हो गया। और कुछ छूट रहा है क्या इसमें? लगभग सारी चीज़ें कवर्ड हो चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटेटिव, सिलेक्टिव या इनडायरेक्ट। इसके केवल हम जो 3 मुख्य चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं, और भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। पहला लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू रेशियो। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, उदाहरण के लिए कोई 1 किलो का सोना है, 1 किलो केजी में नहीं देखते हैं इसको, हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि मैं किसी ऐसे बैंक के पास गया जो सोना के बदले ब्याज देती है। मान लेते हैं कि मैं जो सोना लेके गया उसकी मार्केट में प्राइस है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए। तो जिस बैंक के पास मैं गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया जो सोने के बदले पैसे देती है, लोन देती है, तो सोने की कीमत 1 लाख रुपए मार्केट में है। ठीक, सोने की कीमत मार्केट में 1 लाख रुपए है। तो मान लेते हैं कि 60% उसका ब्याज देती है, यानी मैं 1 लाख सोना लेके गया तो उसके बदले 60% यानी मुझे 60,000 रुपये ही ब्याज मिलेगा।
तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में, इसको क्या है, लोन टू वैल्यू जो रेशियो है उसको बढ़ा देगी। मान लेते हैं इसको कर देती है 80%, मतलब उस सोने के बदले जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी उसका 80% मुझे ब्याज मिलेगा। 80% यानी मुझे 80,000 रुपये, माफ़ी चाहूँगा, ब्याज नहीं, 80% मुझे लोन मिलेगा। 80% मतलब 1 लाख का 80%, 80,000 रुपये मुझे लोन के रूप में मिलेगा। तो ये महंगाई की स्थिति में लोन टू जो वैल्यू रेशियो है उसको आरबीआई बढ़ा देती है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में 60% से 80% कर दिया। अब बात करते हैं क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग के 2 रूप हैं। पहला तो ये हो गया कि किसी भी सेक्टर में, मैं बैंक हूँ तो किसी भी सेक्टर में मैं लोन दूंगा तो वहाँ पे कैप लगा देगा, अधिकतम सीमा, कि मान लेते हैं कि एजुकेशन में मुझे लोन देना है तो मैं अधिक से अधिक जितना लोन बांटूंगा उसका केवल 5% ही बांट पाऊंगा। या फिर मान लेते हैं दूसरा उदाहरण, या एग्रीकल्चर में कैप सेट कर दिया, अधिकतम सीमा सेट कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी ने कि एग्रीकल्चर में 20% ही लोन देना है, तो 20% से अधिक मैं लोन नहीं दे सकता। इसका पहला रूप। दूसरा रूप हो गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, लेंडिंग मतलब उधार देना। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या करेगी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कि मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है, ठीक, इसको मैंने उदाहरण के लिए निर्धारित कर दिया कि 15% लोन देना ही देना है, उदाहरण के लिए। तो 15% से कम का लोन, जितने भी लोन बांटेगी बैंक, तो 15% से कम का लोन एग्रीकल्चर में नहीं दे सकती। या फिर मान लेते हैं एजुकेशन में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने निर्धारित कर दिया कि 10% लोन देना ही देने हैं, उदाहरण के लिए। तो 10% से जितने भी लोन बांटेगी बैंक, जितने भी लोन बांटेगी, तो एजुकेशन सेक्टर को 10% से कम का लोन नहीं मिलना चाहिए। ये हो गया क्रेडिट राशनिंग, ठीक। और तीसरा एक और होता है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन एग्जाम्पल मुझे याद है कि इसके अंतर्गत जो मान लेते हैं आप बाइक खरीदने जाते हैं, तो बाइक खरीदने जाते हैं तो कितना डाउन पेमेंट होगा। मान लेते हैं डाउन पेमेंट जो है 40,000 रुपये है। 40,000, एक बाइक खरीदने में गया 40,000 रुपये है, और बाकी के जो 60,000 हैं, बाकी के जो 60,000 हैं, 1 लाख की मैंने बाइक खरीदी, 40,000 जो है उसके डाउन पेमेंट है और 60,000 मुझे और पे करनी है। तो ये मान लेते हैं सामान्य परिस्थिति में है। लेकिन जब मुद्रास्फीति होगी, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या कर सकती है कि मार्केट में पैसा बढ़ाना है, उसके लिए क्या कर सकती है कि जो डाउन पेमेंट है 40,000 उसको घटा सकती है, डिक्रीज कर सकती है, 30,000 मान लेते हैं करती है। और 60,000 का जो इंस्टॉलमेंट है, 60,000 जो इंस्टॉलमेंट के रूप में हर महीने पे करनी है, उसकी जो पैसे पे करनी है उसको कम कर सकती है। मान लेते हैं कि इस स्थिति में हर महीने 5,000 रुपये मुझे पे करने पड़ता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यानी 12 महीने मैं पे करता 5,000 रुपये, तो 60,000 पे कर पाता। लेकिन आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, टंग ट्विस्टिंग है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो इसकी जो वैल्यू है उसको घटा सकती है। जो मंथली इंस्टॉलमेंट है 5,000 पे कर रहा था उसको कर सकती है 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 जब पे करूँगा तो 3,000 जब पे करूँगा हर महीने, तो ये मंथ है वो बढ़ जाएगा, मुझे 60,000 पे करनी है। ये हो गया क्वालिटेटिव टूल्स या सिलेक्टिव या डायरेक्ट टूल्स।
अब देखते हैं ये देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव टूल्स या जर्नल या डायरेक्ट टूल्स हैं, उसका जो इस्तेमाल है वो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति में कैसे की जा सकती है। ठीक, ये मान लेते हैं इन्फ्लेशन और ये डिफ्लेशन। जब महंगाई के लिए कोई नीति अपनाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उसको कहा जाता है डियर। डिफ्लेशन की स्थिति में चीप, इसी को कहा जाता है इजी मॉनेटरी पॉलिसी। और इसका एक और नाम होता है इन्फ्लेशन का, मैं नाम भूल रहा हूं, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, देख लेंगे, पहले हम इसको चेक कर लेंगे, बाद में देख लेते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। जब इन्फ्लेशन होता है, ठीक, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कब होती है? महंगाई जब जो लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, पैसा आ गया। पैसा जब बहुत सारा आ जाएगा तो मांग, जो डिमांड है चीज़ों की, मांग वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो उसी स्थिति में जो चीज़ों की सप्लाई है, वो बढ़ानी पड़ेगी। नहीं बढ़ाएंगे तब महंगाई हो जाएगी। कैसे? जैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और उसी अनुपात में जो सप्लाई है, चीज़ों की जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है, तब चीज़ें जो होंगी वो कम मात्रा में रहेंगी और ज़रूरत की चीज़ें हैं, और लोगों के पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसी चीज़ को मान लेते हैं। इस वस्तु की कीमत 5 रुपये थी, लेकिन चीज़ों की जो सप्लाई है वो कम है और पैसा ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा पैसे देकर इसको खरीदेंगे। मान लेते हैं इसकी कीमत होगी 10 रुपये, यानी चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ गई, महंगाई जो है बढ़ गई। तो लोगों के पास जब पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो महंगाई भी, चीज़ों की कीमत जो है बढ़ गई। इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, या आम भाषा में कह सकते हैं महंगाई। अब क्या करते हैं, महंगाई से निपटना है तो एक चीज़ हम याद कर लेंगे, उसके बाद चीज़ें अपने आप बन जाएगी। वो एक चीज़ क्या है कि महंगाई की स्थिति में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मतलब महंगाई से निपटने के लिए, इन्फ्लेशन से निपटने के लिए आरबीआई को जो पैसा है लोगों के पास उसको घटाना पड़ेगा। सिर्फ यही नियम याद कर लेंगे, फिर बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो इसको समझने के लिए आप आरबीआई के गवर्नर बन जाइए। आप अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो महंगाई की स्थिति में यानी इन्फ्लेशन की स्थिति में बढ़ाएंगे या घटाएंगे? देखते हैं क्या होता है। बढ़ाएंगे। अगर हमने कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा दी, बढ़ाने की स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो बैंक है उसके पास 4% तो कैश रिजर्व रेशियो अलग से रख देंगे और 22% जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे। मतलब जो बैंक है उनके पास उधार देने के लिए कम पैसे होंगे। उधार देने के लिए जब कम पैसे होंगे तो बैंक जो है अपना जो ब्याज है उसको बढ़ा देगी। बैंक जब ब्याज बढ़ा देगी तो लोग उधार नहीं ले पाएंगे बैंक से, क्योंकि ब्याज बढ़ चुका है। जब लोग उधार नहीं ले पाएंगे तो उनके पास पैसा जो है वो कम हो जाएगा। लोगों से हमें पैसे घटानी है, ठीक। ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको आरबीआई खरीदती है या बेचती है। तो हमें क्या करना है, पैसे लोगों के पास से घटाने हैं। लोगों के पास से घटाने हैं तो इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसको जो है सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, उसको जो आरबीआई है वो जो है बेचेगी। कैसे बेचेगी? ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब ये सिक्योरिटीज को बेचेगी, बैंकों के पास जब बेचेगी, तो बेचने की स्थिति में वो बेच रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, बेचेगी तो उसके बदले उसको पैसा मिलेगा। यानी पैसा जो है आरबीआई के पास आ रहा है। पैसा जो आरबीआई के पास आ रहा है वो इनडायरेक्टली कहाँ से आ रहा है? लोगों के पैसे से। यानी इसकी वैल्यू जो पैसे की जो वैल्यू है लोगों से वो घटानी है। तो आरबीआई जो है सिक्योरिटीज बेची, बेचने के बाद पैसे आरबीआई के पास आ रहा है, लोगों के पास नहीं जा रहा है, आरबीआई के पास आ रहा है। तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगी। अब देते हैं रेपो रेट हो गया या रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट, इसको क्या करेगी? इसको भी बढ़ाएगी। कैसे? अगर रेपो रेट को या बैंक रेट को बढ़ा दिया, आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो बढ़ाने की स्थिति में जो बैंक्स हैं, बैंक, उनके पास लोन देने के लिए कम पैसे रहेंगे। कम पैसे इन द सेंस डायरेक्टली कम पैसे नहीं रहेंगे, लेकिन जब बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ गया, यानी जब उन्होंने उधार लिया, जो बैंक है उन्होंने उधार लिया आरबीआई से, तो आरबीआई ने अपना ब्याज दर बढ़ा दिया। चूंकि आरबीआई ने बढ़ा दिया तो अब जो बैंक है वो जब पब्लिक को पैसा देगी, लोन देगी, तो वो ब्याज की दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। जब ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो लोग कम पैसा लेंगे, उधार कम पैसा लेंगे, तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब देखते हैं डिफ्लेशन या चीप। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी उसी को उल्टा कर देना है। तो डिफ्लेशन की स्थिति में क्या है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। इन्फ्लेशन में क्या था? महंगाई में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, ठीक। लेकिन डिफ्लेशन की स्थिति में लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें लोगों के पास पैसा भेजना है। पैसा कैसे भेजी जाएगी? जब हम कैश रिजर्व रेशियो, हम यानी आरबीआई के गवर्नर, तो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम कम कर देंगे। कम करने की स्थिति में जो बैंक हैं उनको कम पैसे रिजर्व के रूप में रखनी पड़ेगी। मतलब बैंकों के पास उधार देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। तो पैसा ज़्यादा है तो वो लोग ब्याज अपना कम कर देंगे। जो बैंक है वो ब्याज, जो इंटरेस्ट है वो कम कर देंगे। जैसे ही ब्याज घटा तो लोग जो है पैसे लेंगे, उधार लोन लेंगे बैंकों से, तो लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, ठीक। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या करेगी जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बाय करेगी। बाय जब करेगी, जब आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदेगी, यानी अपने पास ला रही है, खरीद रही है, तो खरीदने के बाद पैसे देगी आरबीआई, जो है पैसे देगी। जो पैसे देगी वो मार्केट में जाएगा, यानी पैसा जो है आरबीआई से जो इकोनॉमी है वहाँ जा रही है, यानी लोगों के पास जा रही है, ठीक। ये हो गया बाय करेगी। अब देखते हैं जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, इसको क्या करेगी आरबीआई? घटाएगी। क्यों घटाएगी? क्योंकि जो बैंक है उन्होंने लोन लिया है आरबीआई से। जब आरबीआई ने ही लोन का जो रेट है, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट, उसको कम कर दिया, जैसे ही कम करेंगे तो जो बैंक है उनको खुद को ही कम ब्याज पे लोन मिल रहा है। अब उस लोन को बांटनी है किनको? पब्लिक को। तो जो बैंक है वो पब्लिक को जब बांटेगी तो ब्याज या जो इंटरेस्ट है उसको कम कर देगी। ब्याज जैसे ही कम हुआ तो लोग अधिक पैसा जो है उधार लेंगे बैंक से, लोन लेंगे बैंक से। तो इस स्थिति में लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में जो आरबीआई के क्वांटिटेटिव या जनरल या इनडायरेक्ट टूल्स हैं उसको, हाँ,
इसको कहा जाता है, मुझे नाम याद आ गया, डियर और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट। ठीक, तो ये हमने इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन है, इन दोनों की स्थिति में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्वांटिटेटिव या जनरल या इनडायरेक्ट टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, इसके बारे में हमने समझा है। ठीक है, इसको हमने सुपरफिशियली ही ऊपर सतही तौर पर ही पढ़ा है। इतना पर्याप्त है छत्तीसगढ़ पीएससी और जो छत्तीसगढ़ व्यापम है उसके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।